Hey, I am your Jayaprakash Singh from संज्ञान इंग्लिश रानीगंज वेस्ट बंगाल। आज हम अपनी इस वोकेबलरी का जो सीरीज शुरू किया है उसके डे 2 को करेंगे और उसे कंटिन्यू करेंगे। इस वोकेबलरी पे जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि हम द हिंदू की पत्रिका से अप्रैल और मई महीने के कुछ अच्छे शब्द आपके सामने लेकर आ रहे हैं, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आज के नए बहुत अच्छे 10 शब्दों को हम देखते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। जी हाँ, पहला वर्ड आपके सामने है एब्रोगेशन। जी हाँ, प्रोनाउंसिएशन की अगर बात की जाए तो हम गे वाले सिलेबल पे जोड़ देंगे इस वर्ड को प्रोनाउंस करते वक्त, यानी एब्रोगेशन। ओके, इसका मीनिंग है रिपील और एबोलिशन ऑफ अ लॉ, राइट और एग्रीमेंट, यानी किसी लॉ, किसी राइट या किसी एग्रीमेंट को का एबोलिशन करना, उसका खंडन करना, उसको बात देना, उसको बातिल करना, यानी यूँ कहें उसको ब्रेक करना, उसको तोड़ना, उसका उल्लंघन कह सकते हैं। मतलब बनी हुई जो चीज़ है, जो पहले से निर्धारित की गई किसी बात को लेकर नियम है, कानून है, उसका खंडन करते हुए कुछ कर देना। सिनोनिम्स है रेपुडिएशन, रेवोकेशन, रिपील। देखिए ये रेपुडिएशन जो वर्ड है बड़ा ही प्यारा सा वर्ड है एसएससी के लिए। इसका प्रोनाउंसिएशन हम कहते हैं कुछ रेप्यूडिएशन। ओके, सो रेप्यूडिएशन का मतलब होता है रेप्यूडिएट करना। मतलब इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं कि रेपुडिएशन को ऐड करना, मतलब जो पहले से रेस्पेक्ट की गई है। रेस्पेक्ट का मतलब है जो पहले से सिद्धांतित चीज़ है, जो बनी हुई, उसको उसके खिलाफ कुछ कर देना। ओके, एंटोनिम्स है इंस्टीट्यूशन, इंट्रोडक्शन। मतलब वही बात हो गई, इंस्टीट्यूशन, इंट्रोडक्शन। इंस्टीट्यूशंस का मतलब है कि सैद्धांतिक चीज़ और उस सिद्धांतों पे ही चलना, और ये एब्रोगेशन का मतलब है उस बने हुए सिद्धांत के खिलाफ जाना। एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ही फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी विच परमिटेड द एब्रोगेशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना। उसने बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया, यानी वो दिवालिया घोषित हो गया, जो उसको परमिट कर देता है क्या करने के लिए, एब्रोगेशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे, मतलब वही जो सिद्धांत बने हुए थे, उन कॉन्ट्रैक्ट के बीच कुछ सिद्धांत ही बनता है, एग्रीमेंट्स बनता है। तो वो जो एग्रीमेंट्स था बना हुआ, उस एग्रीमेंट्स के रेस्पेक्ट को भंग करना, यानी कि उसके लिए उसे परमिशन मिल गया। ओके, अगला प्यारा सा वर्ड आपके सामने है ब्लेक। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे ब्लेक। ये सिंगल सिलेबल का वर्ड है, इसे हम प्रोनाउंस करेंगे ब्लेक, जिसकी मीनिंग है चार्मलेस एंड इनहॉस्पिटेबल। चार्मलेस यानी कि जिसमें चार्म नहीं हो, जिसमें चमक नहीं हो, जिसमें सुंदरता नहीं हो, जिसकी खूबसूरती नहीं हो। इसका सिनोनिम्स होता है ड्रायरी, और एंटोनिम्स है जैसे कि ब्राइट और चीयरफुल। ओके, यानी कुछ ऐसी चीज या कोई एक ऐसी घटना, कोई एक ऐसी चीज, उसे हम एडजेक्टिव दे सकें, या फिर उस घटना की वैसी अवस्था, उस जगह की वैसी अवस्था, उस अवस्था को नाउन का नाम देकर के, यानी नाउन के रूप में और एडजेक्टिव दोनों के रूप में हम इस वर्ड ब्लिक का इस्तेमाल करते हैं अपने इंग्लिश के सेंटेंसेसों में। जैसा आप समझ रहे हैं, जिसका मतलब होता है कि जिसका कोई चार्म ना हो, चमक धमक जिसमें ना हो, चमक धमक के बगैर, है ना। ब्राइट सा, डल सा, सॉरी ब्राइट जिसमें ना हो, उसका एंटोनिम हो जाएगा ब्राइट और चीयरफुल। एक एग्जाम्पल, आप इसको सही से अगर नहीं देख पा रहे हैं तो मैं रीड करता हूँ। जो सेंटेंस रीड्स करता है, ही लुक्ड अराउंड द ब्लैक लिटिल रूम इन डिस्पेयर। देखिए, उसने देखा अराउंड द ब्लैक लिटिल रूम, उस छोटे से रूम जो कैसा है, ब्लैक है। ब्लैक यानी एडजेक्टिव के रूप में आया है, ब्लैक लिटिल रूम इन डिस्पेयर। डिस्पेयर में देखा, बड़े हताशा में देखा, मतलब वो रूम जो है जिसपे बहुत ज़्यादा जो है लाइट नहीं है, वो ब्राइट नहीं है, वो चार्मफुल नहीं है,
अब ये लाइन जहाँ से लिया गया है, एक ऐसी घटना घटी है जिस घटना के बाद उस घर की चमक धमक नहीं दिख रही है और बड़े ही डेस्परेट में, बड़े हताश में उसने उस रूम के चारों ओर देखा जो कैसा है, ब्लीक है, यानी चार्मलेस है, जो ब्राइट फुल नहीं है। ओके, अगला वर्ड आपके सामने है और बड़ा प्यारा सा वर्ड है, एसएससी और बैंक का चहीदा वर्ड है, कैलहब्रेट। ओके, जी हाँ, शुरुआत के ही सिलेबल पे हम जोड़ देंगे कैल, यहां समय देंगे और बाकी को बिना समय दिए कहेंगे कैलिब्रेटेड। कैलिब्रेटेड जिसकी मीनिंग है इंस्ट्रूमेंट मार्क्ड विथ अ स्केल ऑफ रीडिंग्स केयरफुली असेस्ड, सेट और एडजस्टेड। समझिए, इसका मतलब यह है कि किसी इंस्ट्रूमेंट को मार्क किया जाए किसी स्केल ऑफ रीडिंग के साथ। जैसे मान लीजिए कोई गिटार है तो उस गिटार से अच्छा एक मतलब उसका सबसे बेस्ट अगर लेना है तो उसे मार्क कर दिया, एक स्केल दिया गया कि उतना तक ही उसको एडजस्ट करके रखना है, सेट करके रखना है, ठीक है। या फिर केयरफुली असेस्ड, सेट और एडजस्टेड का मतलब है कि सेट कर लिया जाए, बड़े सावधानी पूर्वक उसको उस जगह तक एडजस्ट किया जाए ताकि उससे उसका सबसे बेस्ट लिया जा सके। अब ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पे यूज नहीं होता है, इस वर्ड का जो निर्माण हुआ है वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से ही हुआ है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम किसी भी परिप्रेक्ष्य पे कर सकते हैं। मतलब समझिए कि अगर अपनी बुद्धि की बात करें, हम अपनी समझ की बात करें, किसी चीज़ की भी बात करें, किसी स्किल्स की बात करें, उसको असिस्ट कर लेना ताकि हम बेस्ट चीज़ वहाँ से निकाल सकें, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऐसी सोच है, उसको वहीं तक रखना जहां हम चाहते हैं कि वैसे ही आउटपुट दिखे उस समझ की वजह से जो सबसे बेस्ट माना जाए। ओके, देखिए एग्जाम्पल के साथ इसे अच्छी तरह से समझेंगे। बोथ इंस्ट्रूमेंट्स मस्ट ऑफ कोर्स बी कैलिब्रेटेड एज आई हैव एक्सप्लेन्ड बिफोर। यहां पर किसी ने जो है कि अपने स्टेटमेंट को दिया है कमांड के रूप में, कहा है कि दोनों इंस्ट्रूमेंट जो है ऑफ कोर्स निसंदेह होने चाहिए कैलिब्रेटेड एज आई हैव एक्सप्लेन बिफोर, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। यानी अपने कमांड को बताते हुए कि पहले मैंने जैसा बताया है वैसे ही दोनों इंस्ट्रूमेंट को क्या करना है, कैलिब्रेटेड कर देना है, मतलब सेट करना है उसके स्केल को, उसकी चीजों को। मापदंड एक होगा, उसी मापदंड पर रखना है ताकि उसे बेस्ट लिया जा सके, है ना। हम कह सकते हैं कि हमारा, मान लीजिए मैं एग्जांपल और आपको बता दूं, हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो रडार है वो 1000 मीटर तक कैलिब्रेट किया गया। मतलब समझ रहे हैं, मतलब 1000 मीटर तक में अच्छा उससे बेस्ट सर्विस ली जा सकती है। तो कैलिब्रेट किया गया, सेट किया गया, एडजस्ट किया गया। ओके, किसी भी चीज को उस तरह से सेट, उस तरह से एडजस्ट करना जिससे बेस्ट लिया जा सके। अब किसी भी परिप्रेक्ष्य पे यूज कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के अलावे भी। ओके, अगला प्यारा सा वर्ड आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं, ये है डिसेंट्रलाइज्ड। जी हां, डिसेंट्रलाइज्ड यानी कि सेन जहां पर सिलेबल है वहां पर स्ट्रेस होगा, हम वहां ज्यादा समय देंगे। डिसेंट्रलाइज्ड एक वर्ब है जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है, जिसकी मीनिंग है ट्रांसफर ऑथोरिटी फ्रॉम सेंट्रल टू लोकल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से जो ऑथोरिटीज है, जो अथॉरिटी है, यानी कि जो किसी कार्य को करने की जो क्षमताएं हैं, अधिकार है, उसे क्या करना, लोकलाइज्ड करना। यानी कहीं पर सेंट्रलाइज नहीं होना, है ना। जैसे कि हमारे भारतवर्ष में भी संघवाद है, संघवादिता, जिस आपने अगर पढ़ा होगा अपने क्लास 10th में और बाद में जाकर 12th में भी पढ़ा होगा हिस्ट्री में, संघवाद, सॉरी पॉलिटिक्स में भी अपने जो हमारा आपके लिए सिविक्स का सब्जेक्ट होता है, किसी के लिए पॉलिटिकल साइंस भी आप कहते हैं, तो वहाँ पर हमने पढ़ा है कि संघवाद ऐसा सिस्टम है जहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अथॉरिटी होती है, जितने उनके पावर होते हैं किसी चीज़ को करने के, जो भी डिसीजन लेने का जो पावर होता है, वो लोकल गवर्नमेंट्स में भी, यानी कि जो राज्य की सरकारें हैं, जो
उसके अलावा और भी जो छोटे तबके के जो हमारी सरकारें बनती है, जो अथॉरिटीज़ है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, उनको भी पावर देना और उनको अलग अलग सा विशेष पावर देना। हमारे यहाँ क्या होता है कि केंद्र किसी राज्य पे कुछ करना चाहे तो वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, किसी किसी चीज़ों पे स्वतंत्र है, वो चीज़ें आपने पढ़ रखी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर राज्य के पास वो पावर होता है। तो इस चीज को, मतलब कि शक्ति को, जो पावर है, जो क्षमता है एडमिनिस्ट्रेशन की, उस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को सिर्फ केंद्र के पास नहीं रख करके बाकी जो छोटे स्तर से कहने से मतलब है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उस तरफ भी रखना, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड वर्ड से आपको समझ में आता है। ओके, सो इसकी सिनोनिम्स जैसा कि आप अच्छी तरह से समझ ही रहे हैं, लोकलाइज्ड होगा और एंटोनिम सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा सा यहां पर आपके लिए है, कनाडा हैज वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड। जी हाँ, कनाडा एक ऐसा देश है पूरे विश्व में, उसके पास सबसे अच्छी डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का मतलब है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो मेन बॉडी होती है, उस वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को अगर बात करें, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की पावर, जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, हर जगह उस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, तो वहां तक सिर्फ पावर सीमित नहीं है, बाकी छोटे छोटे जो भी स्तर के गवर्नमेंट्स है उन तक भी वो पावर्स है। तो कनाडा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सबसे मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड कंट्री का। अगला वर्ड हम देखेंगे जल्दी से, और अगला वर्ड है, और ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, इफिकेसी। जी हाँ, इफ पहले वाले सिलेबल पे जोड़ देंगे, इफिकेसी। सो इफिकेसी एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड और इंटेंडेड रिजल्ट, यानी जैसा हम चाहते हैं, जैसी हमारी इच्छा है या हम जैसा चाहत रखते हैं, जैसा हमारा इरादा है, वैसे ही आउटपुट निकले, वैसा ही हमें रिजल्ट मिले, उसको करने की जो क्षमता होती है, यानी वैसा रिजल्ट जो हम चाहते हैं, जो हम डिजायर करते हैं, जो विश करते हैं, वो ठीक उसी प्रकार के रिजल्ट को कर पाने की क्षमता को हम कह सकते हैं इफिकेसी। यानी हम कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए कि अंडर गोन कर रहे हैं किसी भी तरह के एग्जामिनेशन को, या कोई भी प्रिपरेशन ले रहे हैं, या मान लीजिए कि आप 12th अपने एग्जाम दे रहे हैं, अपनी स्कूल के एग्जाम्स की अगर बात कर लें, तो किसी भी फील्ड पे आप अच्छा रिजल्ट करना चाहते हैं, ये आपकी चाहत है, और वैसा करने के लिए जो आपकी क्षमता है, उस क्षमता को हम कह सकते हैं एफिकेसी। यानी हम कह सकते हैं कि आप में एफिकेसी है, नहीं है, मुझे पता नहीं है, मुझे पता है कि आप में एफिकेसी है कि आप वो डिजायर रिजल्ट ला दें। देखिए सिनोनिम्स है इफेक्टिवनेस, सक्सेस, एंटोनिम्स है इनएफिसी, ओ बिल्कुल इफी, अब अभी हमने पढ़ा क्या, एफिकेसी, तो इनएफिकेसी उसका एंटोनिम्स है। एग्जाम्पल, देयर इज लिटिल इंफॉर्मेशन ऑन द एफिकेसी ऑफ दिस ट्रीटमेंट। अब यहां समझेंगे कि एक ट्रीटमेंट की बात की गई है, उसकी एफिकेसी पर संदेह व्यक्त किया गया कि देयर इज लिटिल इंफॉर्मेशन, हमारे पास बहुत कम जानकारी है ऑन द एफिकेसी ऑफ दिस ट्रीटमेंट, इस ट्रीटमेंट की एफिकेसी, मतलब इस जो ये ट्रीटमेंट हो रहा है, इस ट्रीटमेंट की एफिकेसी। अब एफिकेसी से मतलब समझ ही चुके होंगे, एफिकेसी का मतलब है कि जैसा चाहते हैं कि इस ट्रीटमेंट के बाद जैसा रिजल्ट निकले, उसकी एबिलिटी पर यहां पर इंफॉर्मेशन कम है। ओके, अगला वर्ड है बड़ा प्यारा सा, अगेन फर्वेंटली, ये भी एसएससी और बैंक के लिए बहुत चाहिदा वर्ड है, फर्वेंटली। जी हाँ, यहां पर भी पहले वाले सिलेबल पर जोड़ देंगे और प्रोनाउंसिएशन होगा फर्वेंटली। ये एक एडवर्ब है जिसकी मीनिंग है वेरी एंथुजियास्टिकली और पैशनेटली। जी हाँ, इंथुजियास्टिकली और पैशनेटली। इंथुजियास्ट वर्ड आपने बहुत बार पढ़ रखा है। इंथुजियाज्म का मतलब होता है विथ ग्रेट एनर्जी और एंड इंटेंस एंड एज वेल एज द इंटरेस्ट, यानी जब हमारे मन में किसी चीज को करने की इच्छा भी है और अंदर से एनर्जी भी है, जिसे हम हर्षोल्लास कहते हैं, उत्साह कहते हैं। जिस तरह से हम किसी उत्सव को मनाते हैं ना, कि कोई उत्सव को मनाने के लिए हमारी इच्छा भी होती है, एनर्जी भी हम दिखाते हैं, एनर्जी के साथ बड़े एनर्जेटिक होकर मनाते हैं। तो उसी तरह से किसी काम को इंथुजियास्टिकली या पैशनेटली करने की
जो मैनर है उसको हम कहते हैं fervently, है ना। सिनोनिम्स है impassioned, या ये आप कह सकते हैं impatiently, passionate, patiently, है ना, passionately, adorant, adorantly। एंटोनिम्स हो जाएगा called dispassionate यानी dispassionately, emotionless, emotionlessly, impassive, impassively। एग्जाम्पल है he fervently believes he is doing the right things, है ना, मतलब वो बड़े ही fervently, बड़ी पैशनेटली बिलीव करता है, विश्वास रखता है, मतलब उसका विश्वास इस प्रगाढ़ता के साथ है, इस उत्साह के साथ है कि उसे लग रहा है कि वो जो काम कर रहा है वो सही कर रहा है, बिल्कुल सही चीज कर रहा है, ये इंथुजियास्टिकली उसे लगता है। देखिए अभी के समय के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने और रख सकता हूं। हम ऐसा कह सकते हैं कि एट दिस टाइम, मतलब एट दिस जंक्चर और एट दिस टाइम ही फॉरवेंटली विशेस या ही फॉरवेंटली डिजायर्स दैट ही वुड हैव बीन एट हिज होम, कि वो अपने घर पर होता। अगर कोई बाहर है आज के समय में अपने घर से, तो वो फर्वेंटली बिलीव्स कर रहा है, मतलब बड़ी इंथुजियास्टिकली, बड़ी पैशनेटली या विश कर रहा है कि वो घर पर होता। ओके, अगला वर्ड है आपके सामने, दैट इज ग्लाड। सिंगल सिलेबल का वर्ड है, इसे प्रोनाउंस करेंगे ग्लाड, जिसकी मीनिंग है एन एक्सेसिवली abundant supply of something। अभी देखिए यहां पर इसकी मीनिंग पे हमने एक वर्ड पाया है abundant। abundant एक बहुत ही प्यारा वर्ड है एसएससी और बैंक के लिए। जी हाँ, मैं फिर से कह दूं, abundant का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, है ना, अवेलेबल इन एक्सेसिव, मतलब ग्लट का मतलब यह है कि किसी भी चीज की सप्लाई प्रचुर मात्रा में हो, बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना, वो मात्रा जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी, एक्सेसिवली अबंडेंट। तो उस तरह के सप्लाई को हम ग्लट कहते हैं, है ना। सिनोनिम्स हो जाएगी सरप्लस, एक्सेस, सरफिट, ये वापस एक बहुत अच्छा वर्ड है सरफिट, और सुपरफ्लुटी। एंटोनिम्स हो जाएगा डर्थ, स्कार्सिटी। एक एग्जाम्पल है अच्छा सा आपके सामने, जिस तरह तब हम इसके यूजर्स को अच्छी तरह से समझ सकेंगे और मीनिंग भी हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देयर इज अ गल्ट ऑफ कार्स ऑन द मार्केट, देयर इज अ ग्लट ऑफ कार्स ऑन द मार्केट, मतलब मार्केट में जो कार की सप्लाई है वो कैसी है, ग्लट्स है, मतलब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है मार्केट में कार्स। ओके, अगला बड़ा ही प्यारा सा वर्ड है, फिर से एसएससी के लिए चाहिदा वर्ड है, एसएससी और बैंक एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, और ये वर्ड है आपके सामने हिथर्ट। जी हाँ, पहले वाले सिलेबल पे जोड़ देंगे हिथ, उसके बाद अच्छे, हिथर्ट। ये एक एडवर्ब है जिसकी मीनिंग है until now और until the point in time under discussion। जब हम बात कर रहे हैं, जब मेंशन की जा रही, जब डिस्कशन चल रहा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर अंदर, है ना। जैसे मान लीजिए अभी जब मैं बोल रहा हूं कुछ भी चीज, तो इसके ठीक पहले तक की जो बात है वो हिथर्टो में आएगी। देखिए ये एक एक्चुअली एंशियंट वर्ड है, एंशियंट इंग्लिश का एक वर्ड है, जिसका मतलब आज के समय में सो फार के लिए भी हम यूज करते हैं। प्रीवियसली, फॉर्मरली, अर्लियर, जब बोलते हैं ना अर्लियर ये हुई, अर्लियर हुई मतलब कि जब बोला गया उस समय के पहले तक का समय, उस समय को नहीं जोड़ सकते, उसके ठीक पहले तक का समय। प्रीवियसली, फॉर्मली, सो फार, इसके लिए बहुत अच्छा सा प्यारा सा वर्ड है ये हिथर्टो। एंड इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, हैंसफोर्थ और हेयर आफ्टर, मतलब अब जब जो बात कही जा रही है, जब डिस्कशन हो रहा है, इस टाइम के बाद वाला टाइम समय। ओके, देखिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। मीरा रिवील्ड हिथर्टो अनसस्पेक्टेड टैलेंट्स ऑन द डांस फ्लोर, यानी मीरा नाम की कोई जो है कि यहाँ पर लड़की, जिसने क्या किया है, अपने अनसस्पेक्टेड टैलेंट्स को दिखाया है डांस फ्लोर में। डांस फ्लोर पे वो रिवील्ड कर चुकी है, मतलब दिखा चुकी है, सामने ला चुकी है, डिस्प्लेड कर चुकी है। हिथर्टो मतलब अब तक, निसंदेह उस पे टैलेंट है, डांस फ्लोर में यह वो दिखा चुकी है।
अगला वर्ड है, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है एसएससी के लिए, इम्पैडमेंट। जी हाँ, पैड, जब हम पैड कह रहे हैं वहां पर जोड़ देना है इम्पैडमेंट। ये एक नाउन है जिसकी मीनिंग है अ हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्शन इन डूइंग समथिंग। हिंड्रेंस, देखिए आप, ये अपने आप में एक अच्छा सा वर्ड है जिसका मतलब ही होता है, हिंड्रेंस का मतलब क्या है? हिंड्रेंस का मतलब है कि जो काम कुछ भी अगर चल रहा है, जो भी चीज़ है, वो जो कोई काम हो, कोई घटना हो, कुछ भी, उसको, उस चीज़ को दूर रखना, उस चीज़ को दूर रखना, जो चीज़ें हो रही है उसको होने नहीं देना, उसको दूर रखना, ड्राइवन अवे करना, है ना, ड्राइवन अवे करना। तो जिसका मतलब हो गया कि हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्शन इन डूइंग समथिंग, जब कुछ भी कर रहे हैं उस पर कोई बाधा देना या उस काम को दूर करने का प्रयास करना, उसको दूर रखने का प्रयास कर रखना। सिनोनिम्स हो जाएगा हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टिकल, बैरियर, बाधा करना। एंटोनिम हो जाएगा हेल्प या इनकरेजमेंट, इनकरेज करना। ठीक है, एग्जाम्पल है, इन सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज वॉर हैज बीन एन एडिशनल इम्पैडमेंट टू प्रोग्रेस। बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है, समझेंगे और इम्पैडमेंट वर्ड के यूज को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। कहा गया है कि सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज में अनेकों जो डेवलपिंग कंट्री है, जैसे कि इंडिया भी है एक कंट्री हमारी डेवलपिंग, वॉर हैज बीन एन एडिशनल इम्पैडिमेंट टू प्रोग्रेस, यानी उनके प्रोग्रेस में इम्पैडिमेंट का काम करती है, एडिशनल रूप से बाधा देने के लिए उस काम को, मतलब उस प्रोग्रेस को, कौन सा काम? प्रोग्रेस होने का जो काम है, उस प्रोग्रेस होने के काम को दूर रखने में कारक के रूप में, बाधित कारक के रूप में बहुत सारी चीजें काम करती है। वार एक एडिशनल है, एडिशनल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वार बेकार की चीज होती है। तो डेवलपिंग कंट्री में वार जो है उनके डेवलप को रोकने में, बाधा देने का काम करती है। अंतिम वर्ड है आज के लिए और ये है आपके सामने, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट सा वर्ड है, जुडिस। देखिए, जुडिशियसली। जी हाँ, जब हम इनका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो डिस जब हम कहते हैं वहां पर जोड़ देना है, यानी जुडिस, जुडिस, अब आगे आसानी से बोल देना है, जुडिशियसली, जुडिशियसली, जुडिशियसली। जुडिशियस से बना हुआ एडवर्ब है जुडिशियसली, जिसकी मीनिंग है विथ गुड जजमेंट और सेंस, यानी कि किसी काम को ऐसे कर लेना अच्छे से जजमेंट या अच्छे से सेंस में। सिनोनिम्स है डिस्क्रीटली, इंटेलिजेंटली, जजमेटिकली और प्रूडेंसली, है ना। प्रूडेंट अपने आप में एक अच्छा सा वर्ड है, प्रूडेंस। प्रूडेंटली का मतलब है कि विथ अ गुड सेंस, जो कि जुडिशियसली का भी मतलब है। एंटोनिम्स है अब प्रूडेंट का क्या हो जाएगा? इम्प्रूडेंटली, इनडिस्क्रीटली, इनजुडियसली। एग्जाम्पल है, his work has been carefully and judiciously edited. His work has been carefully and judiciously edited. उसके काम को एडिट किया गया। अब यहाँ काम से मतलब है, वर्क से मतलब हो सकता है कि कोई काव्य हो, हाँ, वो क्या है? केयरफुली और जुडिशियसली क्या किया गया? एडिटेड किया गया, यानी कि गुड जजमेंट के साथ, गुड सेंस के साथ उसके काम को जो है एडिट किया गया, नेक इरादे से। ओके, सो थैंक यू। आशा है कि आपको हमारा आज का ये लेसन, हमारा ये आज का ये जो है वीडियो सेशन पसंद आया होगा। अगर आपने लाइक किया है, पसंद किया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और हमारे चैनल पर अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और पास ही बेल के आइकन बटन को भी दबा ले, ताकि इस तरह के ही जो है एजुकेशनल से जुड़े वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आने वाले वीडियो तक के लिए टेक केयर, स्टडी हार्ड, गुड बाय।